55 तक। उसके बाद सेक्शन 56, 57 और 58 में ये दे रखा है कि वो तथ्य जिन्हें साबित करने की आवश्यकता है, यानी जिसे कोर्ट खुद साबित मानेगा, उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं न्यायालय जिनकी न्यायिक अपेक्षा करेगा। ठीक, जैसे कल गणेश जयंती थी, कैसे? गणेश चतुर्थी थी, कैसे पता चला? कैसे पता चला? भाई कैलेंडर में था ना। अगर कल को कोई बात हो कि भाई इस तारीख को गणेश चतुर्थी थी और आपको गणेश चतुर्थी को साबित करना हो, तो क्या करोगे? मानना पड़ेगा कि कैलेंडर में लिखा है कि गणेश चतुर्थी है। और आजकल दो हो जाए वो बात अलग है। लेकिन मानना तो पड़ेगा। ठीक है। फिर जैसे मान लो कि आपने कोई मोहर लगी हुई है, जैसे मेरे ऑफिस की मोहर लगी हुई है और उस पर साइन है, उस चीज को आपने पेश किया कहीं पर भी, तो क्या माना जाएगा? जैसे मान लो कल को आ जाते, मेरे पास कई आते हैं कि वो का वकील साहब, वो कफीफ साहब, हमारे को वो बनाना है क्या, हमारा कोई कास्ट सर्टिफिकेट है या कोई जो भी ये सर्टिफिकेट बनते हैं, रेजिडेंस का सर्टिफिकेट है, तो भाई मैं जिन जिन को जानता हूँ उनके लिए तो लिख ही सकता हूँ ना। तो मैं उनके लिख करके अपने मोहर लगा करके साइन कर देता हूँ। तो आज तक तो जहां पर भी उन्होंने पेश किया, सब लोग यही एक्सेप्ट मानते हैं कि भाई मैं, ये मोहर और ये आदमी क्या है, सही है। तो सेक्शन 56 में ये कह रहा है कि 57 में एक लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट में जो है उसकी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा। कब करेगा? अगर वो चीज किसी डॉक्यूमेंट्स में है तो कोर्ट डिमांड कर सकता है कि वो डॉक्यूमेंट्स पेश कर। जैसे आप ये कहो कि साहब इस कानून में, इस अधिनियम में ये बात लिखी हुई है, तो अधिनियम की कोर्ट न्यायिक अपेक्षा करेगा कि हिंदू लॉ में ये लिखा हुआ है। नहीं, कोई भी क्वेश्चन है भाई, कोर्ट कहेगा लाओ भाई, लो पेश करो। तो अपन डायरेक्ट पेश करते हैं कि नहीं कि साहब ये देखो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर ये चीज कोई किस्तक पुस्तक वगैरह में लिखी हुई है तो आप पुस्तक पेश करो, न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा। यानी अगर पुस्तक पेश नहीं की तो मना भी कर सकते, वो मेरे को नहीं बात है। हरियाणा हाईकोर्ट ने भी कहा है कि इंटेलिजेंट वकील ही होता है। तो जज को तो जो वकील परोसेगा उसी पर जज डिसीजन देगा। आप एक बात बताओ, ओरिजिनलिटी में केशवानंद भारती का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, न्यायमूर्ति सीकरी की बेंच ने दी, मुख्य न्यायमूर्ति की। करवाया किसने? उसका तो नाम ही नहीं आता। करवाता तो एडवोकेट ही है। वो कोई एडवोकेट ढोलकिया जी थी, बहुत फेमस डॉक्टर थी। केशवानंद भारती को तो कौन सा कानून आता था? लेकिन जिसने करवाया वो तो नीम की ईंट हो गया। तो या तो लोग, जो पार्टी है उसने लगाया वो नाम लेते हैं, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य। अभी कुछ दिन पहले केशवानंद भारती जी की एक्सपायर हो गए थे, तो उन्हें श्रद्धांजलि दी कि ये वो व्यक्ति है जिन्होंने ये डिसीजन करा है। अरे डिसीजन तो उस वकील ने करा है जो खड़ा होकर के आर्गुमेंट किया है। नहीं, आज ऐसा ही भर्ती हुई। कई पॉलिटिकल व्यक्ति भी ये कह रहे हैं कि साहब हमने आंदोलन किया, ये किया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनके कहने पे किया क्या? जिस वकील ने आर्गुमेंट की उनके पक्ष में, फैसला उसने करवाया। वकील तो क्या है, रद्द कर दी इसको। नीम की ईंट। करवाता तो वकील है, फिर भूल जाता है। वकील का दिल बड़ा होता है। रद्द कर दी, रद्द।
नहीं, वकील का दिल क्या बड़ा होता है, वो एक ही चीज जानता है, क्या? नेकी कर, दरिया में डाल। दरिया में डाल। रद्द हो गई वो तो। नहीं, जजमेंट में भी नीचे से लिखा जाता है रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद जहां पर भी कोटेशन वगैरह कोई बात आती है, एडवोकेट का नाम नहीं आता। लेकिन आज तक जितने भी अच्छे डिसीजन हैं वो एडवोकेट ने करवाए, कोर्ट को तो करना पड़ा। तो भाई आर्गुमेंट कौन कर रहा है? भाई तो चला था, आर्गुमेंट किसने किया? वकील। तो सेक्शन 56 में ये रखा है कि कोई कोर्ट किसी बात की न्यायिक अपेक्षा करेगा, उसे साबित करने की जरूरत नहीं है। इसकी लिस्ट कहां दे दी? सेक्शन 50। दूसरा 58 ये कह रहा है कि स्वीकृत तथ्यों को भी साबित करने की आवश्यकता है, लेकिन कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो जाए कि जो भी स्वीकृति है वो स्वतंत्र और स्वैच्छिक है, दबाव में की गई स्वीकृति नहीं। तो जो तथ्य स्वीकृत है, अब वो स्वीकृति कहीं पर भी हो सकती है, अभिवचन में भी हो सकती है, और मामले के दौरान भी हो सकती है। ठीक है? एफिडेविट वगैरह को भी मानता है ना। है। वो नोटरी करा के पेपर पेश करता है तो उसको कोर्ट मानेगा। बिल्कुल। ठीक है, हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन 59 से लेकर के 60। ये बात करता है मौखिक साक्ष्य की। ये बात करता है किस चीज की? मौखिक साक्ष्य। सेक्शन 59 एक सामान्य नियम दे रहा है। सेक्शन 59 एक सामान्य नियम दे रहा है, क्या? कि भाई दस्तावेज क्या है? बेस्ट एविडेंस। तो बेस्ट एविडेंस तो दस्तावेज है, मौखिक साक्ष्य उससे कमजोर है। तो कहते हैं दस्तावेज की अंतर्वस्तु को छोड़कर, भाई दस्तावेज के इंग्रेडिएंट्स तो आप दस्तावेज से साबित करोगे, उसको छोड़कर बाकी सब बातों के लिए मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। यानी दस्तावेजी साक्ष्य से आज छोटा भाई है, बड़ा तो राम जी, तो वो ये तो लखन है। नहीं, तो ये क्या है? अब लेकिन इन्होंने कहा कि मौखिक साक्ष्य का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट में आके कुछ भी कह दो। वो कहा मौखिक साक्ष्य डायरेक्ट हो। मौखिक साक्ष्य का मतलब ये नहीं है कि आप कोर्ट में आए और आपका जो मन किया वो कह करके चले गए। मौखिक साक्ष्य हमेशा, ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होगा। तो इन्होंने कहा डायरेक्ट कब होगा? तो उन्होंने कहा देखो हमारे पास 5 सेंसेस है। अगर कोई चीज ऐसी है जो आंखों से देखी जा सकती है तो वो क्या हो गया? वो जिसने देखी है वही बता सकता। अब आप सबके साथ वीडियो में तो हमने भी देखा है, वैष्णो देवी के अंतर्गत वो आपके पास में हेयर से एविडेंस। बात तो वही बता सकता। नहीं। हाँ। अब कल ये कह रहा है कि साहब एक गूगल मैप लगा करके नदी में घुस गया, कि गूगल मैप सही बता रहा है, जबकि लोगों ने मना किया कि भाई साहब मत घुस। कि नहीं मैं तो जाऊंगा। अब ये बात हुई कि नहीं ये तो कौन बता सकता है? जो वहां मौजूद था। हम तो हेयर से में कि साहब ऐसी बात हुई थी, वो कहा, कौन? तुम देखा होगा? नहीं देखा? फिर होगा बैठे रहो। तो कहा जो भी ओरल एविडेंस होगा वो कौन देगा? जिसने अपने 5 सेंसेस से फील किया है वो व्यक्ति। अब कौन कौन से? देखने वाला है तो जिसने देखा है, सुनने वाला है तो, और किसी भी सेंस से किसी ने फील किया है, इंद्रियों से किसी बात को फील किया है, तो वो व्यक्ति इस बात का साक्ष्य दे सकता है। जैसे अभी खुशबू आ रही थी, कैसे पता चला? नाक से। लेकिन ये तो 6 सेंस से पता चली है ना। तो कोई मौखिक। किसी को बताता है फिर वो भी दे सकता है ना सर। क्या बेटा? अगर कोई किसी को बताता है
उस घटना के बारे में, तो वो भी वो वैसे बोल बेटर, सकता वो हेयर्स एविडेंस होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कहां पर, ये बात हो गई। उसके बाद में जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसको भी इन्होंने डायरेक्ट एविडेंस माना कि एक्सपर्ट ने कोई एविडेंस दी है और उस एविडेंस के बारे में, राय के बारे में अपना कथन करता है, वो एक्सपर्ट ओपिनियन। ठीक। तो जैसे जो भी डॉक्टर होता है, अगर उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई है तो डॉक्टर को बुलाते हैं, पूछते हैं कि भाई आपने ये ओपिनियन दी है, क्यों दी। तो वो जो आकर के अपनी राय के बारे में कथन करके जाता है वो डायरेक्ट एविडेंस। लेकिन कई बार क्या सिचुएशन होती है कि एक आदमी था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ, सेब के पेड़ के नीचे, सेब आई, गिर गई, उसने रूल ऑफ ग्रेविटी देखे और उसके बारे में किताब लिखे, जिसे रूल ऑफ न्यूटन्स बोलते हैं, और ग्रेविटी वहीं से पता चले, गुरुत्वाकर्षण करने। अब आज हमें रूल ऑफ ग्रेविटी को कहीं साबित करना हो तो वो आदमी तो निकल लिया। तो इन्होंने ये कहा कि अगर कोई ऐसी बात है, एक्सपर्ट ओपिनियन है, और वो आदमी अपनी बात को किसी किताब में लिख गया और खुद निकल लिया हो, मर गया हो, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया हो, या रणछोड़दार छाछर हो गया हो, मिल नहीं रहा हो, उपस्थिति व्यय और व्यय के बिना नहीं हो सकती है, तो उस किताब से साबित कर सकते, लेकिन वो हेर से एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं। तो ये बात कौन कह रहा है? सेक्शन 60। अब ये कह रहा है कि दस्तावेज के अंतर्वस्तु को आप साबित कर रहे हो तो दस्तावेज से साबित किया जाएगा, या तो मौखिक से या दस्तावेज से, सॉरी, या तो प्राइमरी एविडेंस से या सेकेंडरी एविडेंस। ठीक। तो इन्होंने सेक्शन 62 में किसके बारे में बताया? प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस क्या है भाई? जो कोर्ट में आप डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हो वो खुद प्राइमरी क्या है? प्राइमरी एविडेंस। ठीक। उसके बाद में वो कहता है कि जहां एक बात कई कॉपियों में तैयार हुई है और हर कॉपी प्राइमरी एविडेंस मानी चाहिए। ठीक। दूसरा, कई बार क्या होता है कि काउंटर पार्ट में भी डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं। जैसे आपको एक चीज मैं बताऊं, किराएदारी का जो ओरिजिनल परफॉर्मा होता है वो हम एक 500 रुपए के स्टाम्प पे लिखवा लाते हैं ना, चल रहा है, ये परफॉर्मा होता ही नहीं। तो एक बात बताओ, मकान मालिक की अपनी शर्तें होती है, किराएदार की अपनी शर्तें होती है, एक डॉक्यूमेंट्स में कैसे आ सकते? भाई कंटिन्यूइंग वाला रिलेशन है ना। भाई जैसे मैं सेल कर रहा हूँ, सेल में तो मैंने आपको बेचा और आपको पोजीशन दिया और मेरे पास काम खत्म, वो डॉक्यूमेंट्स आप ही के पास रहेगा। लेकिन हम तो साथ साथ रहेंगे और एक दूसरे से लड़ेंगे, यही होगा ना, और एक दूसरे का दिमाग खराब करेंगे। और वो कब करेंगे? जब हम एक दूसरे की शर्तें लिखेंगे। ठीक। जैसे मकान मालिक है तो वो अपनी जो चीज चाहता है कि भाई रात को 10 बजे से पहले आप आ जाओ, 10 बजे बाद गेट नहीं खुलेगा। दूसरी बात, आगे की सफाई करोगे। तीसरी बात, अगर लड़का हो तो लड़की नहीं आएगी, और लड़की है तो लड़का नहीं आएगा। घर से कोई भी गेस्ट आएगा तो रात को रुकेगा नहीं। नहीं, दारू पार्टी नहीं होगी। जो भी शर्त है, किराया इतनी तारीख को दे दोगे, बिजली के बिल की ये यूनिट रहेगी, ये किसकी शर्त है? मकान मालिक की। और रहा कौन कौन? किराएदार। किराएदार तो वैसे ही बेचारा होता है। नहीं, लेकिन वो भी अपनी कुछ इच्छा जाहिर कर दे तो वो भी कर सकता है, थोड़ी बहुत उसको भी इच्छा जाहिर करने की। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसका काउंटर पार्ट में होता है। अब ये जो मकान मालिक चाहता है उसकी शर्तों पर तो किराएदार साइन करता है।
और जहां किराएदार है उसकी शर्तों पर मकान मालिक साइन करते। तो जिस पर मकान मालिक ने साइन किया है वो तो मकान मालिक के लिए प्राइमरी एविडेंस है, और जिस पर किराएदार ने साइन किया है वो किराएदार के लिए क्या है, प्राइमरी एविडेंस। समझ गए? और जिसने साइन नहीं किए उसके लिए सेकेंडरी एविडेंस। मतलब जिसने स्टाम्प ही है वो। साइन किया उसके लिए प्राइमरी एविडेंस है, जिसने साइन नहीं किया फिर वो लिख करके एक दूसरे को दे देते हैं, भाई ये तुम्हारी शर्त है, ये अपने शर्त है, परफॉर्मेंस करा दो। ये होता है। तो जब काउंटर पार्ट, फिर इन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है, अब जैसे आजकल तो क्या है, कंप्यूटर से प्रिंट होने लगे। पहले जो प्रिंट होते थे उसके लिए एक अलग से पहले डाई तैयार होती थी, ठीक। फिर उस डाई को लगा करके उससे प्रिंट होते थे जैसे अखबार वगैरह। पहले जब आरजेएस का रिजल्ट आता था तो ऑनलाइन तो कुछ होता नहीं था, फोन आता था आज आरजेएस का रिजल्ट आ गया भाई, वो कह यार हमारे अखबार में तो आया ही नहीं। ये होता था कि भाई रात को जहां के अखबार लेट छप रहे उसके एरिया के में तो छप जाता था, और जहां के पहले वो लिए तो डाई में तो चेंजेज हो गया तो अखबार में चेंजेज हो गया। लेकिन एक डाई से जितने भी अखबार बने उनमें बात तो एक ही आएगी। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई बात एक प्रक्रियात्मक से कोई चीज बनी है तो होता तो सेकेंडरी एविडेंस है, ओरिजिनल तो डाई होगी। जैसे मान लो पहले फोटो बनती थी किससे बनती थी, नेगेटिव से बनती थी। अब कोई नेगेटिव जानता है क्या? पहले तो शादी के अंतर्गत फोटो खिंचाने वाले को ये कहते थे कि भाई कम से कम जो घर वाले है ना उनकी तो फोटो ले लेना, और जो बाकी है उन पर केवल फ्लैश डालना है, किचक की आवाज आनी चाहिए। रील खराब नहीं करनी है, लेकिन सामने वाले को इतना रिगार्ड देना है कि किचक की आवाज आ जाए, समझ जाए कि फोटो खिंच के गया। नहीं, अगर किचक की आवाज नहीं आई तो फोटो, लेकिन अब क्या है, खींच, बाद में 40 फोटो हम सेलेक्ट करेंगे हमारे घर वालों की। नहीं, अब तो आने वाले को पूरा रिगार्ड, 5 फोटो खींच। तो डिजिटल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उसी प्रकार उस डाई से अगर मान लो तो डाई तो ओरिजिनल हो गई उससे, वो तो सेकंड एविडेंस होगा। लेकिन एक अखबार में जो बात आई दूसरे अखबार में जो बात आई वो तो प्राइमरी हो गई। भाई जैसे मान लो आज पत्रिका में आपके घर पे कोई खबर आई है, मेरे घर पे पत्रिका आती है, आपने कहा सर पेज नंबर 5 पे देखो ये खबर आई है, तो मेरे भी वो 5 नंबर पे ही होगी। तो कहते वो उसका क्या हो गया, अंतर वस्तु का प्राइमरी एविडेंस। समझ गए? फिर उसके बाद में सेक्शन 63 में इन्होंने क्या कहा, सेकेंडरी एविडेंस देने की बात की। इन्होंने क्या कहा, जो सेकेंडरी एविडेंस देने की बात कही है, सेक्शन 63। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, तो इन्होंने सबसे पहले कहा सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है कि जहां पब्लिक ऑफिसर के पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, आप वहां पर आवेदन करते हो और वो आपको सर्टिफाइड कॉपी देता है, उसको बोलते हैं सर्टिफाइड। आगे बात समझ, जैसे आप कोर्ट से लेते हो तो उस कॉपी को क्या बोलते हो, वो अगर फोटो कॉपी नहीं चलेगी, सर्टिफाइड कॉपी लेकर के आना, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो जो पब्लिक ऑफिसर के पास कोई डॉक्यूमेंट्स है उससे हम ले रहे हैं तो वो फोटो कॉपी देता है, उसको हम बोलते हैं सर्टिफाइड कॉपी। दूसरी कॉपी होती है जिसको हम बोलते हैं फोटो कॉपी। आरटीआई जैसे आती है। सेकंड जो होती है उसको बोलते हैं फोटो कॉपी। ओरिजिनल से हम फोटो कॉपी कर लेते हैं, वो होती है फोटो कॉपी, सेकेंडरी एविडेंस। सर्टिफाइड की फोटो कॉपी। तीसरी होती है कंपेयर कॉपी। भाई हमेशा सर्टिफाइड की एक फोटो ही, कॉपी। हमें क्या हुआ,
सर्टिफाइड की फोटोकॉपी ना। वो कोई एविडेंस नहीं मानते, सेकेंडरी एविडेंस नहीं मानते, है ना? नहीं, फोटोकॉपी की फोटोकॉपी सेकेंडरी एविडेंस होती, वो नहीं मानी जाएगी। सर्टिफाइड की तो सर्टिफाइड ही मानी जाएगी। ठीक। तीसरा, कंपेयर कॉपी। कंपेयर कॉपी का मतलब है कि ओरिजिनल को देख करके आपने लिख लिया अपने हाथ से, इसको बोलते हैं कंपेयर कॉपी। ठीक। चौथी, वो काउंटर लेख पे जिसने साइन नहीं किए। और पांचवा, जिसने मूल को देखा है उसके द्वारा दिया गया मौखिक उत्तर। एविडेंस का एक रूल है कि आप बेस्ट एविडेंस दोगे। एविडेंस का क्या रूल है कि आप बेस्ट एविडेंस दो। ठीक। तो बेस्ट एविडेंस क्या है? प्राइमरी एविडेंस। तो सेक्शन 64 बेस्ट एविडेंस के रूल को सब्सक्राइब करता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स का आप क्या करोगे? बेस्ट एविडेंस। वो कब दोगे? सेकेंडरी। तो उसके लिए कहा कि सेक्शन 65 में दी गई परिस्थितियों में ही आप क्या करोगे? तो इन्होंने कहा कि मूल किसके पास में? प्रतिपक्षी के पास में। तो आप कहां से लाओगे ओरिजिनल? ऐसे व्यक्ति के पास में है जो न्यायालय के जुरिडिक्शन में न्यायालय, यानी न्यायालय की अधिकारिता में नहीं है, ये न्यायालय की पहुंच के बाहर है। तो सेक्शन 60 में नोटिस दो दो उसको, वही पेश कर। अब जो कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं है वो आपके जुरिडिक्शन में तो कहां से आ जाएगा? उसको तो छोड़ दो, प्रतिपक्षी को नोटिस दिया जाता है, भाई पेश कर। ठीक। दूसरा, कि जब वो सामने वाला एक्सेप्ट कर ले कि साहब ये जो है सही। तीसरा, जब खो गए हो, नष्ट हो गए हो, लेकिन जो पेश कर रहा है उसकी गलती से नहीं होना चाहिए। चौथा, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। छठा, जिस चीज को आप मूव नहीं कर सकते। मैं मान लो कोई दीवार पे लिखा हुआ है, उखाड़ो दीवार, हो सकता है पॉसिबल? नहीं। आजकल विदेशों में रेडीमेड मकान आ रहे हैं वैसे, उनकी दीवार तो शिफ्ट हो सकती है, कोर्ट में पहुंचा सकते हैं। लेकिन जहां पर अधिनियम सेकेंडरी एविडेंस देने का प्रोविजन करता है, जैसे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, कई बार क्या होता है हमें बहुत सारी बातों का केवल संक्षिप्त में सार पेश करना है, तो उसकी जो समरी है वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में पेश की। इन परिस्थितियों में और क्या देते हैं? सेकेंडरी एविडेंस। और सेक्शन 66 में हम क्या करते हैं? नोटिस देते हैं। कब जरूरत नहीं है? कि जब जो डॉक्यूमेंट्स है वो खुद एक नोटिस है, जैसे अपन ने कल पढ़ रहे थे 138 में मैंने बताया था कि खुद एक नोटिस। जब ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है जो न्यायालय की अधिकारिता के बाहर है या पहुंच के बाहर है, अद्यतन नहीं है। तीसरी कंडीशन कि उसने खुद ने ही कपट या उससे प्राप्त किया है। आगे बात समझ में? तो ऐसी कंडीशन में हमारे को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं, अदरवाइज हम क्या करते हैं? नोटिस देते हैं। इसका प्रोविजन कहाँ किया है? 66। तो कहने का मतलब सेक्शन 59 और 60 में ये ओरल एविडेंस के एक्सप्लेन कर रहा है, और सेक्शन 61 से लेकर के 66 तक ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? अब कह रहे भाई कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो कैसे साबित करोगे? दस्तावेजी साक्ष्य को आप कैसे साबित करोगे? तो देखो, आपने टीपी पढ़ी है,
उसमें लिखा हुआ है कि अगर 100 रुपए और उससे ज्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसको अगर आप सेल कर रहे हो तो ये कैसी होनी चाहिए? लिखित और रजिस्टर। और लिखित कैसे होती है? कि जैसे ये सेल डीड तैयार हो गई, इस पर दो व्यक्ति जो सेलर और बायर है वो साइन करते हैं, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज का निष्पादन। क्या बोलते हैं? और जो ये व्यक्ति है, दो व्यक्ति इनके साइनों को कंफर्म करते हैं, इसको बोलते हैं अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं? दस्तावेजों का अनुप्रमाणन, इसको बोलते हैं अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों का अनुप्रमाणन। अब ये डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट हो गया, यानी जो डॉक्यूमेंट्स का अटेस्टेशन होना विधि द्वारा आवश्यक, उसको साबित करना है तो इन दोनों में से किसी एक को बुला करके साबित कर सकते हैं। लोगे साहब मेरे सामने आया था, साइन। दूसरी कंडीशन कि ये आदमी भूल जाए, मिले नहीं, मतलब मेरे को याद नहीं किसने साइन की, कैसे साइन की। तो ऐसी कंडीशन में एक विटनेस के और दूसरे एग्जीक्यूटर के साइन साबित किए जाते हैं। कैसे? या तो स्वीकृति से, एक्सपर्ट ओपिनियन से, हस्तलेख से परिचित व्यक्ति की राय, या मिलान करके। ठीक। अगर डॉक्यूमेंट्स लिखित और रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, 100 रुपए से कम का है तो, और उसे लिख लिया गया है तो उसे साक्षी के साक्ष्य से साबित नहीं किया जाएगा। ऐसे ही साबित किया जाएगा कि जैसे वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं। वही चार तरीके: स्वीकृति, एक्सपर्ट ओपिनियन, हस्तलेख से परिचित व्यक्ति, या सेक्शन 73 में मिलान कर। आगे बात समझ। इसी में सेक्शन 70 कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने एग्जीक्यूशन को एक्सेप्ट किया है कि भाई मेरा है, उसके हस्ताक्षर को साबित करने की जरूरत है। आगे बात। तो ये डॉक्यूमेंट्स को साबित करने का तरीका कहां पे बताया? 70। फिर सेक्शन 73 में भाई कैसे भी साबित नहीं हो रहा तो जो डॉक्यूमेंट्स और जिसका हस्तलेख और हस्ताक्षर साबित करना है उसका पूर्व से साबित कोई हस्तलेख और हस्ताक्षर है तो उससे मिलान करें। जैसे मान लो मेरे सिग्नेचर है, उनको साबित करना है तो कहां से? आप बैंक से ले लो, उनसे कोड कंपेयर करके साबित कर सकता है। और कोई मान लो ऐसा हो जिसने खाता ही नहीं खुलाया आज तक, लिखता ही नहीं हो अंकित की तरह, तो कोर्ट इसे ऑर्डर करेगा, लिख, और फिर कंपेयर करेगा। ये सेक्शन 73 में प्रोविजन। ठीक है। फिर सेक्शन 75 में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन दी है, और सेक्शन 76 में, सॉरी 74 में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की और 75 में प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की। 74 में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बताया कि भाई जो भी राज्य का, लोक सेवक का, इनका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको हम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिकली रखे हुए, जैसे आपके जेडी यूडी में रिकॉर्ड रखा है, रेवेन्यू का रिकॉर्ड है, ये सारे के सारे क्या हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। और सेक्शन प्राइवेट डॉक्यूमेंट, यानी जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स नहीं।
हम अब रामलाल सर के पढ़ते थे, तो रामलाल सर की आदत थी वो रटवाते थे कि बैरट कंठस्थ होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक स्टूडेंट था वो नहीं रट पाता था, तो उसको बोला कि मैं तेरे को क्लास से निकाल दूंगा, या तो तू कोई एविडेंस का एक भी सेक्शन सुना दे। तो उसने कहा कि सर जो कि सर जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो प्राइवेट हो। वो क्या, वो क्या सब सेक्शन है 75 में लिखा हुआ है ये बात नहीं। अब इन्हों को मिला करके नई बीएसए में एक बना दिया है ना। फिर सेक्शन 76 में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्राप्त करते हैं उसका तरीका बताया। कैसे लेते हैं? भाई आप पब्लिक ऑफिसर के यहाँ एप्लीकेशन लगाते हो, जो फोटोकॉपी का शुल्क है वो जमा कराते हो, वो आपको कॉपी करके देता है, तो प्रत्येक कॉपी पर सत्य प्रति लिख करके इनिशियल करके आपको कॉपी दी जाती आरटीआई की जैसे आरटीआई हो गई, आरटीआई। है। आरटीआई नहीं बेटा, आरटीआई में कंपेयर कॉपी नहीं दे, वो नहीं देते आप, सिर्फ लिख करके देते हैं कि केवल ये फोटो कॉपी है। फिर उसके बाद में सेक्शन 79 से लेकर के सेक्शन 90 ए तक किसके बारे में दिया हुआ है? परजेम्पशन के बारे में दे रखा है कि सेक्शन 79 से सेक्शन 85 सी तक क्या दे रखी है? सेल परज। क्या दे रखा है? सेल परज। सेक्शन 86 से 88 ए, 90 और 90 ए में क्या दे रखा है? मे परज। इन्होंने कहा कि भाई 30 साल पुराना कोई भी डॉक्यूमेंट्स और वो सुरक्षित अभिरक्षा में रहा है, तो ये माना जाएगा कि वो ढंग से एग्जीक्यूट है, ढंग से अटेस्टेड है, और तारीख के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में कोई प्रजम्पशन नहीं। इसी प्रकार 90 ए में किसके बारे में दे रखा है? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आगे बात समझ। तो कहने का मतलब सेक्शन 59 से लेकर के कहां तक, 50 और 60 में तो ओरल एविडेंस की बात कही है, और 61 से लेकर के 60 क्वेश्चन 72 तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात, 3 तक एविडेंस की बात की है, फिर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की बात की है, फिर प्रजम्पशन की बात की है। सेक्शन 59 क्या कह रहा था कि दस्तावेज की अंतर वस्तु के बारे में छोड़कर बाकी बातों का मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। सेक्शन 91 और 92 में इसका एक्सेप्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अपवाद कि दस्तावेज की अंतर वस्तु के बारे में सेकेंडरी एविडेंस, अन्य कोई एविडेंस हम कब दे सकते हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ के आना इन दोनों 100 तक के सेक्शनों को, कल अपन इस पे चर्चा करेंगे, है ना, कल अपन इस पे डिस्कशन करेंगे। आरटीआई के सर, आरटीआई के तहत वो दस्तावेज लेते हैं तो वो मान्य नहीं है क्या सर? क्या बेटा?